हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पे। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया एंशियंट इंडिया के ऊपर क्वेश्चन, तो दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गजनी वॉज अ स्मॉल प्रिंसिपालिटी जो थी, मतलब जो रियासत थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, वो कहाँ की थी? जहाँ का महमूद गजनवी था ना दोस्तों, वो यहीं का था। दोस्तों वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की। जैसे इंडिया की आज़ादी के पहले कितनी रियासतें थी? 565। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी हो गया? अफगानिस्तान, मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? दोस्तों किताब लिखी गई ना ये उल हिंद, इसके लेखक अल बरूनी थे। दोस्तों अल बरूनी एक ईरान के थे, ईरान के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब आइए आगे देखते हैं। दास का दास के रूप में जाना जाता है। जो दोस्तों दास के दास थे वो कौन थे? दोस्तों दास के दास इल्तुतमिश थे, क्योंकि जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी बन गए, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का दास था। तो ये दास के दास हो गए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको दास का दास कहा जाता है। तो कौन थे? इल्तुतमिश, ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दोस्तों कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? दोस्तों जो महमूद गजनवी था उसके कहने पे कौन भारत आए थे? अल बरूनी, जो ईरान के थे, जिसके बारे में अभी हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो वो किसे कहने पे आए थे? महमूद गजनवी के कहने पे भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में हुई थी, पोलो खेलते समय। ये घोड़े से रेसिंग कर रहे थे, तो घोड़े से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे क्या है, सबसे अधिक सीखा जाने वाला मध्यकालीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा साहित्य सीखने की विचित्र शाखाओं से परंपरागत था। दोस्तों मतलब जिसको इन सब बारे में नॉलेज था। किसके किसके बारे में? खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में। दोस्तों कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ये तुगलक डायनेस्टी का शासक था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब आइए आगे देखते हैं। राज्य द्वारा सीधे भुगतान की गई दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलियों के आक्रमण से बचने के लिए एक ऐसी सेना बनाई थी जिसको वो डायरेक्ट कैश देता था कि सेना वफादारी से काम करे। ठीक है दोस्तों, तो कौन था वो? और जो दोस्तों मंगोली थे वो कौन थे? मंगोली एक तरह के आप कह सकते हो मुगल थे दोस्तों, जिन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर ही लिया। कब? 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में रजिया के विफलता के उपरोक्त कारण में से कौन सा कारण सही है? दोस्तों रजिया सुल्तान थी जिससे वो गद्दी पे नहीं बैठ पाई। वो केवल दोस्तों 4 साल गद्दी पे बैठ पाई। वो कौन से? 1236 से 1240 तक। दोस्तों उसका जो मेन कारण था, जो उसके भाई थे ना, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो जो इल्तुतमिश की ये बड़ी बेटी थी, समथिंग समथिंग ऐसे, एक भाई बड़ा था तो वो हार गया था किसी से। तो फिर बाद में रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी, तो जिसके छोटे भाई थे वो नहीं चाहते कि रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठे। फिर उन्होंने इसको हटाने की पूरी कोशिश की और ये बाद में उन्होंने हटा भी दिया। तो इससे इसका क्या कारण था? ये चाहती थी कि ये गद्दी पर लगातार बैठी रहे। जो इसके भाई चाहते थे वो ये सोचते थे कि यार ये कुछ दिन के लिए बैठ जाए, तक वो छोटे हैं, उसके बाद ये हटा दी जाएगी। तो दोस्तों इसका कारण ये था कि ये वास्तव में गद्दी पे बैठना चाहती थी, लेकिन वो लोग नहीं बैठने देते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्या है। गजनी के महमूद आक्रमण का जो प्रमुख, दोस्तों महमूद गजनवी था, उसके भारत के जो प्रमुख कारण था आक्रमण के लिए वो क्या था? भारत की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। वो केवल भारत की संपत्ति को लूटना चाहता था। ठीक है, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया सन 1000 ईस्वी से लेके कब तक? 1027 तक, जिसने आखिरी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, मतलब बी ऑप्शन सही है। अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो, मुगलों ने किस अनोखी प्रणाली को विकसित किया था? दोस्तों जो मुगल थे उन्होंने किस प्रणाली को
विकसित किया था। दोस्तों कौन सी प्रणाली थी? वो थी मनसबदारी प्रणाली। दोस्तों ये क्या था? एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था, जिसमें मुगल लोग जो वो थे ना, सेनापति लोग या जो मनसबदार थे, वो लोग जनता से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो उस प्रणाली को बोलते थे क्या? मनसबदारी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं मनसबदारी सिस्टम कहाँ से उधार लिया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुगल थे वो मंगोल थे। मंगोल मतलब मंगोलिया। ठीक है, उस टाइम का एक कोई देश था मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, तो वहां से लिया गया है मंगोलिया। ठीक है, आप इसको याद रखिए, मतलब ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अब दोस्तों बाद के मुगल के काल में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट का वैध कारण क्या था? दोस्तों जो लेटर मुगल्स थे उनका जो व्यापार और वाणिज्य में जो गिरावट हुई उसका मेन कारण क्या था? दोस्तों जो बाद के मुगल थे उनका मेन कारण ये था कि वो कमजोर हो गए थे बहुत ज्यादा। एक तो मराठाओं का इन पे आक्रमण था, दूसरा ब्रिटिशर्स पे और छोटे छोटे राज्यों पे, और ये आपस में लड़ते रहते थे, इनमें एकता नहीं थी। ठीक है, तो क्या था, जो जनता थी वो कहीं किसी से मिल जाती थी, कहीं किसी से मिल जाती थी, किसी से रिश्वत ले ली, ये सिस्टम था। तो जो उनकी कानून व्यवस्था थी ना वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो आप देख रहे हो कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट। इसका मेन कारण क्या था दोस्तों? कि जो कानून था वो इनका बिल्कुल खराब हो चुका था, ये लोग बहुत कमजोर हो चुके थे। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे, तो कोई कानून नहीं था, भाई भाई आपस में लड़ते थे, तो इनका कोई खास कानून नहीं बचा था, इसलिए ये फेल हो गए। अब आइए आगे देखते हैं दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने टोकन मुद्रा जारी की थी? दोस्तों जो दिल्ली के थे ना मुगल सुल्तान लोग, उन्होंने कौन सी टोकन व्यवस्था किसने जारी किया था? दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो सही है। ये दोस्तों मराठाओं के बारे में क्वेश्चन है कि जो क्रम है वो कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो शाहजी। तो शाहजी कौन थे? शाहजी शिवाजी के पिता थे। तो मतलब ये शिवाजी के पिता से ही मराठा वंश शुरू होता है। तो मतलब सबसे पहले कौन आ गया? शाहजी। मतलब ए बी सी तीन में कोई एक सही है। अब दोस्तों शाहजी जब शिवाजी के पिता थे तो उसके बाद कौन आएंगे? शिवाजी। ठीक है दोस्तों, तो शिवाजी आ गए, मतलब ए और बी में कोई सही है। अब दोस्तों शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी, मतलब बी सही है, क्योंकि देखो पहले शिवाजी आए, पहले शाहजी आए, फिर शिवाजी आए, फिर संभाजी आए, फिर राजा राम, मतलब बी ऑप्शन सही है। ये इनके बेटे थे और ये इनके बेटे थे। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में सिंचाई की नहरों द्वारा व्यवस्था की थी? दोस्तों कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश का एक संस्थापक था, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था? दोस्तों जो सिख धर्म को ताकतवर बनाया था वो दोस्तों कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। दोस्तों गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल बादशाह ने कैप्चर कर लिया था, मतलब बंदी बना लिया था। लेकिन जब उसने बंदी बनाया तो इनका जो व्यक्तित्व था वो इतना प्रभावशाली था कि वो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होके उसने इनको तो छोड़ ही दिया, और साथ में 52 राजाओं को उसने और कैद में कर रखा था, उनको भी छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे? जब ये बर्बाद में निकल के आए तो इन्होंने बहुत ही तगड़ी सेना बनाई बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन थे इसमें? गुरु हरगोविंद सिंह। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या था। अकबर की विजय स्तंभ के लिए बुलंद दरवाजा कहाँ पे बनवाया गया था? दोस्तों जो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था तो वो कहाँ की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो दोस्तों वो गुजरात की। ठीक है, गुजरात में उसने विजय प्राप्त की थी। फिर जो बना हुआ है ना ये आपका यहाँ पे गुजरात फतेहपुर सीकरी में, जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा, दोस्तों यही है। ठीक है, गुजरात विजय के बाद इसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दिल्ली का पुराना किला निर्माणित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? जो पुराना किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसको 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अब आइए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अकबर का शिक्षक था? दोस्तों अकबर का शिक्षक कौन था? दोस्तों ईरान के विद्वान थे एक अब्दुल लतीफ। ठीक है, ईरान के एक विद्वान थे अब्दुल लतीफ। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति शिवाजी। ठीक है दोस्तों, तो छत्रपति मतलब ऑप्शन सी सही है। अब आगे देखते हैं दोस्तों
अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? सिकंदरा में, ठीक है, आगरा के पास। और दोस्तों जो इसका अकबर का मकबरा बना हुआ है, ये स्वयं अकबर ने बनवाया था, ठीक है, अपने मृत्यु के पहले की वो यहाँ पे दफनाया जाएगा। और दोस्तों जो ये मकबरा है, इसमें हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन धर्म की कलाओं का प्रयोग किया गया है, जो आज भी प्रतीत होती हैं कि इसमें इन कलाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों जो उपनिषद हैं उनका फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह। दोस्तों दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था, जिसको उसके भाइयों ने गद्दी के चक्कर में हत्या करा दी थी। ठीक है, दारा शिकोह बहुत ही दोस्तों विद्वान था, जिसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ कराई? दोस्तों कहाँ कराई? फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों अकबर ने सबसे ज़्यादा फतेहपुर सीकरी में ही काम कराया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फतेहपुर सीकरी में ही रहा था। दोस्तों उस टाइम जो अकबर के क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, चित्तौड़ हो गया, और ये अजमेर हो गया। ये मतलब राजस्थान और थोड़ा यूपी का जो बॉर्डर है आज का, वो इसका मेन रीजन था। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस की रचना काल किसके दौरान, किसके शासनकाल के दौरान की थी? दोस्तों अकबर। दोस्तों जो तुलसीदास का जन्म हुआ था वो 1511 में हुआ था, जबकि अकबर का 1542 में। दोस्तों ये आप समकालीन थे एक दूसरे के, ठीक है, ये आपस में समकालीन थे एक दूसरे के, इसलिए जो रामचरित का इन्होंने मतलब जो लिखी तो वो अकबर के शासनकाल के दौरान ही लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन जो हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। दोस्तों आप बताइए कि ये वीडियो कैसे लगे, और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो हमें आप मेल कर सकते हैं, हमारी टीम को मेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो बाइलिंगुअल रहेंगे, तो आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, और PDF टेलीग्राम चैनल से जाके ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।